नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैफ के इस मंच पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में आगे बढ़ेंगे। लिटरेचर का आज हमारा दूसरा सेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और इसमें हम जो है वो मेंस के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इस प्रतिबद्ध सीरीज में प्रिपेयर कर रहे हैं। आज का हमारा दूसरा सेशन अब यहाँ आपके सामने है। देखिए, इस सेशन में हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की ऊपर। शुरुआत में सबसे पहले संस्कृत के बारे में बात करेंगे कि संस्कृत में कैसे जो है उसे अलग अलग पीरियड में पैटर्नाइजेशन मिला संस्कृत के साहित्य को। उसके अलावा संस्कृत भाषा कहाँ कहाँ विकसित हुई और उसने किस तरीके का एवोल्यूशन देखा, वो सब हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो बात करेंगे। तो क्रोनोलॉजी देखेंगे संस्कृत टेक्स्ट की और किस किस राजा के द्वारा पैटर्नाइज किया गया या किस डायनेस्टी के द्वारा पैटर्नाइज किया गया, वो हम इसमें देखेंगे। देखो, संस्कृत भाषा की बात कर लो सबसे पहले। तो संस्कृत भाषा इज नोन एज संस्कृत लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ऑलमोस्ट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम संस्कृत समवेयर। ठीक है, तो संस्कृत जो है उसका बहुत डीप इन्फ्लुएंस है और ये मदर लैंग्वेज मानी जाती है। बहुत सारे वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस के वो इसी से जो है अपने लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन को ट्रेस करते हैं। साथ ही रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट आप भी देख ले, जो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर फिलॉसफी है, आध्यात्म है और साथ ही में धर्म है, वो सब संस्कृत भाषा में शुरुआत में लिखे गए। आप इसमें वेद ले सकते हैं, उपनिषद ले सकते हैं, पुराण ले सकते हैं, साथ ही धर्म सूत्र हो गए। ये सभी ग्रंथ धर्म से, फिलॉसफी से जुड़े हुए, ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए शुरुआत में। उसके बाद सेक्युलर लिटरेचर, हम सेक्युलर लिटरेचर की बात करते हैं। इसमें ड्रामा हो गए जो उस समय के हमें सोसाइटी के बारे में, उस समय के लोगों के आचरण के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और उस समय की नॉलेज के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ड्रामा, पोएट्री और साइंटिफिक टेक्स्ट जो है वो सब जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सेक्युलर टेक्स्ट है, वो भी हमें संस्कृत में मिलते हैं। एग्जाम्पल विशाखा दत्त के वर्क्स हैं, चाणक्य के वर्क हैं, ये सब जो है। और उसके अलावा आगे चल के हुए हमारे कालिदास के वर्क्स हैं, दे आर ऑल रिटन इन संस्कृत। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर। यूं तो बुद्धिस्ट साहित्य ने आगे चल के प्राकृत और पाली भाषाओं का रुख किया, लेकिन उसने संस्कृत को भी अपनाया था। और बुद्धिस्ट लिटरेचर और साथ में जैन किताबें, उसमें वो भी संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, और साथ ही साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स आप ये कह सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में आप ये देखेंगे कि एक ग्रामेरियन रहे पाणिनि। हम जानते हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ है जिसके अंदर किस तरीके से शब्दों की रचना होती है और शब्दों से कैसे जो है वो वाक्य बनते हैं और वाक्य से कैसे फिर बड़े फ्रेजेस बनते हैं, वो सब उसके पीछे की साइंस उसके अंदर मौजूद है। तो ये संस्कृत के अलग आयाम हैं, की एस्पेक्ट्स है, जो उसको बड़ी एक कलरफुल लैंग्वेज बनाते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, संस्कृत ने समय के साथ एक बड़ा एवोल्यूशन देखा है। संस्कृत में हम सबसे पहले देखें तो संस्कृत वैदिक पीरियड 1500 से 500 बीसी हम जानते हैं वैदिक काल था। इसमें पहला शुरुआती 1500 से 1000 बीसी शुरुआती ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक काल है और उसके बाद फिर 1000 से 500 बीसी के बीच में आ जाता है आपका लेटर वैदिक काल। इस समय पर संस्कृत भाषा के साहित्य को जो है वो शुरुआत मिली। यहां से इतिहास में जो है दर्ज होने लगी संस्कृत। ठीक है, इससे पहले शायद संस्कृत भाषा अगर रही भी होगी तो शायद या तो हमारे पास उसके कोई सबूत नहीं है, वो जिस चीज पे भी लिखी जाती होगी वो हमारे पास है नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि तब वो ओरल ही थी, तब वो लैंग्वेज है उसने लिखित स्वरूप लिया ही नहीं था, रिटन जो है वो फॉर्म में आई ही नहीं थी, या उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बट इट वाज ओनली एन ओरल लैंग्वेज। बट यहाँ पे वेद रचे गए, अर्लीस्ट टेक्स्ट। उसके अलावा वेदों जिसमें 4 वेद है हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और उसके अलावा और एडिशनल टेक्स्ट जैसे ब्रह्मणा हो गए, उपनिषद हो गए। ठीक है, उसके अलावा जो है अरण्यक हो गए, ये सब जो है एडिशनल टेक्स्ट भी जो है वो इसी वैदिक पीरियड की रचना है। ठीक है, आगे आगे आया मौर्य काल। महाजनपद काल में एक
डायनेस्टी या एक रीजन जो सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ था वो था मगध। मगध का वंश मौर्य वंश के काल में भी, ऑल्दो अशोका के काल से तो भाषा में थोड़ा बदलाव आया, संस्कृत की बजाय और दूसरी भाषाएं पाली प्राकृत जैसी आगे चल के पॉपुलर हुई, लेकिन संस्कृत के कुछ प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख जो है वो टेक्स्ट किताबें वो हमें इस पीरियड से मिलती है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो हमें उस समय के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताता है, आर्थिक हालात के बारे में बताता है, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताता है, और साथ ही राज्य किस तरीके से चलाया जाता है। स्टेट क्राफ्ट वाज थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और स्टेट क्राफ्ट, ये सब चीजें महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे आते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में संस्कृत अपने आगे और स्वरूप बदलती है। इस समय जो डायनेस्टीज थी वो थी सुंगा, सतवाना, कुशन डायनेस्टीज। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो है वो ऐसी डायनेस्टीज थी जिन्होंने संस्कृत भाषा को पेटर्नाइज किया। ऑल्दो दे पेटर्नाइज सम अदर लैंग्वेजेस आल्सो, बट संस्कृत वाज अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज बाय दिस पीरियड। अश्वघोष ने कुशन वंश में कहते हैं के अंडर काम किया और उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना रची जिसे बुद्धचरित के नाम से हम जानते हैं। सतवानाओं ने भी संस्कृत भाषा को जो है वो पेटर्नाइज किया और कहते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ या महत्वपूर्ण जो है किताब मृच्छकटिका लिखी गई शूद्राका के द्वारा। ये महत्वपूर्ण जो है वो बुक्स हैं जो इस पीरियड में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में लिखी गई थी संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब गुप्ता काल की बात करते हैं। तो गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ संस्कृत कह सकते हैं। संस्कृत भाषा जहां मॉडर्न पीरियड में और लेटर मॉडर्न पीरियड में उसने अपना वजूद खो दिया था, जहां बुद्धिज्म और जैनिज्म के रिवाइवल ने या जैनिज्म के राइज में, सॉरी रिवाइवल नहीं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के साथ ही जो लैंग्वेज एसोसिएट होने लगी थी वो पाली और प्राकृत होने लगी थी। एक बहुत ब्रीफ फेज के लिए संस्कृत अपना महत्व खो बैठी थी, बट इन दिस पीरियड, गुप्ता पीरियड 4th century AD ऑनवर्ड्स, संस्कृत लैंग्वेज सी इट्स रिवाइवल। तो उसने अपना जो है रिवाइवल देखा इस फेज में। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जो संस्कृत टेक्स्ट हैं उसमें कालिदास की रचनाएं हैं। पोएट कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस है। उसके अलावा शूद्राका का मृच्छकटिका यहाँ रिकम्पाइल होता हुआ दिखता है। बाण भट्ट का हर्षवर्धन के एरा में आप ये कह लीजिए कि एक पोएट रहे बाण भट्ट, उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन की कहानी लिखी हर्षचरित में और कादंबरी, ये सब उनकी रचनाएं थी। ठीक है, उसके अलावा आगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की बात करते हैं, जिसके एक प्रमुख राजा हुए या बहुत पॉपुलर राजा हुए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने भी संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन ऑल्सो पेटर्नाइज संस्कृत लैंग्वेज और उनके समय पर भी काफी सारी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो रची गई, जैसे नागनंदा इत्यादि। राष्ट्रकूटा पीरियड की बात करते हैं अब। राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों ने भी संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। अमोघ वर्षा प्रथम, खुद उन्होंने कवि राजमार्ग लिखा था, और जीनसेन एक उनके गुरु थे अमोघ वर्षा के, उन्होंने भी कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स लिखे संस्कृत भाषा में। तो ये सब विकास हमें देखने को मिला राष्ट्रकूटा पीरियड में दक्षिण भारत में। उसके अलावा दक्षिण भारत की कुछ और डायनेस्टी जैसे चालुक्य, चोला और पल्लवा, हम इन सब की भी बात कर लेते हैं। तो इन सब ने भी क्या किया था, अगर हम इन सब की तरफ देखें तो दांडिन ने एक संस्कृत में एक नोटेबल वर्क यहाँ पर जो है वो डेवलप किया था जिसे दश कुमार चरित कहा जाता है। तो दांडिन का वर्क है दश कुमार चरित। ठीक है, बादामी के चालुक्य और पल्लवा दोनों, ऑल्दो they remained in conflict with each other for a brief period, but उनके द्वारा भी दोनों ही डायनेस्टीज के द्वारा पेटर्नाइज किए गए जो भी उनके यहाँ पर राइटर्स थे, उन्होंने संस्कृत के जो है वो बहुत अच्छे काव्य और बहुत अच्छे जो है वो टेक्स्ट जो है इस समय पे प्रोड्यूस किए। आखिर में आते हैं विजयनगर पे। विजयनगर की हम बात करें तो कृष्णदेवराया वाज अ प्रोमिनेंट रूलर। शायद इस विजयनगर जो 14वीं शताब्दी में विकसित हुआ एक आखिरी हिंदू साम्राज्य मध्यकालीन भारत का जिसे हम कह सकते हैं, या मेडिवल पीरियड का आखिरी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी हम जिसे कह सकते हैं, इनके समय पर
कृष्णदेवराय ने पेट्रनाइज किया संस्कृत को और साथ में कन्नड़ भाषा को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। कृष्णदेवराय का एक इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क है जो है जाम्बवती कल्याणम, जिसमें भगवान कृष्ण का जाम्बवती के साथ जो है विवाह, जिसके अंदर बहुत सही तरीके से जिसमें वर्णन किया गया है, ऐसी एक किताब भी हमारे पास मौजूद है संस्कृत में। उसके बाद फिर अगर हम मुगल पीरियड की बात करते हैं, वैसे तो हम ये एक हमारा रहता है कि हम ये शायद असेसमेंट कर लें, जो इतिहास की समझ रखने वाले लोग हैं, जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, तो वो ये जान लेंगे कि शायद इस्लामिक पीरियड में तो संस्कृत पूरे तरीके से डिक्लाइन कर गई, ऑल्दो इट इज ट्रू, बट कुछ संस्कृत टेक्स्ट जो हैं वो इस समय पर भी रचे गए। जैसे अगर हम ये बात करें दारा शिकोह जो शाहजहां के एक बेटे थे एंड जो औरंगजेब के भाइयों में से एक थे, एंड औरंगजेब ऑल्दो किल्ड हिज ब्रदर टू गेट द थ्रोन, तो वो दारा शिकोह, उन दारा शिकोह की अगर मैं बात करूं तो ये जो दारा शिकोह थे, इनके कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं संस्कृत भाषा से जुड़े हुए। ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर एंड ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज, तो उपनिषदों को पर्शियन भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड संस्कृत लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर, तो उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया था। उसके अलावा अकबर की बात करें हम उनसे भी पहले, तो अकबर वॉज द वन who played a significant role in the translation of Mahabharata and Ramayana, two major epics। उन दोनों को उन्होंने संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में, ऑब्वियसली ताकि जो कल्चरल एक्सचेंज है वो आसान हो सके, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है संस्कृत से जुड़ा हुआ। आगे ऑल्दो अब पोस्ट मुगल पीरियड की और कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, तो इसमें सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश की थी 1784 में, और यहाँ पर संस्कृत स्टडीज खासतौर पे वेदास एंड वैदिक लिटरेचर को बढ़ावा दिया गया, और एंशिएंट जो हमारे जो टेक्स्ट थे उनकी स्टडी के लिए ही बेसिकली बनाया गया था, जिसमें संस्कृत टेक्स्ट वर प्राइमरली इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, तो और इसमें भी एक व्यक्ति मैक्स म्यूलर, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैक्स म्यूलर वो व्यक्ति थे जिन्होंने ऋग्वेद, जो हमारा वेदों में एक प्रमुख वेद है, उसका ट्रांसलेशन किया, उसके कई वॉल्यूम जो है उन्होंने पब्लिश किए, और उन्होंने जब उनके बारे में हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने एक उल्लेख में उन्होंने कहा था कि इफ आई वांट टू पॉइंट माय फिंगर ऑन द मैप ऑन द कंट्री टू विच गॉड हैज बेस्टोड विद ऑल द नॉलेज, ब्यूटी एंड एवरीथिंग विच अ कंट्री कैन हैव, आई शुड ओनली पॉइंटेड टुवर्ड्स इंडिया। तो मतलब उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे कोई भी देश ऐसा मैप पर देखना हो और उस पर उंगली रखनी हो जिसको नेचर ने और गॉड ने सब चीजें दी हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे पैसा है, चाहे समृद्धि है, चाहे ब्यूटी है, तो उसमें मैं हमेशा भारत की तरफ ही जो है वो उंगली करूंगा। और संस्कृत के बड़े स्कॉलर थे मैक्स म्यूलर, और उन्होंने ऋग्वेद जैसे जो ग्रंथ हैं, उसके अलावा कई पर्शियन ग्रंथ, उसके अलावा ज़ोरास्ट्रियन, इवन कई अलग अलग जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, उसके लिए जाने जाते हैं मैक्स म्यूलर। ओरिएंटल स्टडीज के लिए जाने जाते हैं मैक्स म्यूलर। ठीक है, अब देखो पहली बात तो वेदास एंड उसके अलावा वेदों के साथ साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे वेदों के अलावा जैसे कुछ और एडिशनल वैदिक टेक्स्ट हैं जिसमें ये सब आते हैं, ब्रह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। ऑल्दो जब वेदास के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि उसका एसेंस क्या है और मेजर गॉड्स कौन से हैं, मैं यहाँ आज आपको एडिशनल वैदिक लिटरेचर बता देता हूँ कि कौन सा है, क्योंकि वैदिक जो वेदास है और वेदों के बारे में मैं आपको एक पूरा जो है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने एक स्पेशल अलग से लेक्चर रखा है, तो उसमें हम वेदास पे डिस्कशन करेंगे। बट आज हम कुछ एडिशनल टेक्स्ट जो हैं जो संस्कृत में लिखे गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में लिखे गए एडिशनल टेक्स्ट जो वैदिक पीरियड के हैं, तो उसमें आ जाते हैं ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। अब ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद है क्या, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा वेदों के बारे में बता दूं। वेदास आर 4 in number, starting from ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। दे आर 4 in number। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वन। ये समझा जाता है कि जो सबसे पहला दौर था
1500 से 1000 बीसी के बीच में सिर्फ एक ही वेद जो है वो कंपाइल किया गया था, दैट वाज ऋग्वेदा, एंड द नॉलेज वाज बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो फर्स्ट वेद इज ऋग्वेदा। अब उसके बाद कहते हैं कि जो चौथा वेद है उसको ये माना जाता है कि जो चौथा वेद है अथर्ववेद, इट इज नॉट रिटन बाय द आर्यंस। ठीक है, तो आर्यंस के द्वारा रचित नहीं है आपका अथर्ववेद। अब ये उसके बारे में है, लेकिन वेदों पर आधारित भी कुछ है। 4 वेद हैं हमारे, चारों वेदों पर आधारित कुछ टेक्स्ट हैं जिसमें ब्राह्मणा आते हैं और उपनिषद आते हैं। तो 2 तरीके के टेक्स्ट हैं, ब्राह्मणा और उपनिषद, जो प्योरली वेदों पर आधारित है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ब्राह्मणा क्या है, दीज आर कमेंट्रीज। ठीक है, तो ब्राह्मणा दीज आर कमेंट्रीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स। तो सिंपल है, दे आर एक्सप्लेनेशन एंड their explanation of Vedic rituals and sacrifices and their commentaries on it। ठीक है, तो आप ये समझिए कि उस समय के ब्राह्मण जो शायद इंटरप्रिटेशन में मदद करते थे, क्योंकि वेद कैसे लिखे गए हैं, वेदास आर रिटन इन फॉर्म ऑफ पोएटिक सेंस। ठीक है, तो पोएटिक तरीके से उनको लिखा गया है, काव्य की तरह से, महाकाव्य हैं वो, उसके तरीके से लिखा गया है। उसके अंदर हिम्स हैं, भजन है, रचनाएं हैं, और उन सबको समझने के लिए आपको उसके भावार्थ को समझना होगा। तो सीधा क्या है, ब्राह्मणा क्या है, उसमें से सरल भाषा में निकाल करके रिचुअल्स को, सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस को अलग से ब्राह्मणा में लिख दिया गया है, क्योंकि शायद काव्य भाषा समझना सबके लिए मुश्किल था, तो इसीलिए एक आसान तरीके से रिचुअल्स को डाल दिया गया है, किसमें, ब्राह्मणा में। तो ब्राह्मणा क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। ठीक है, और ये है, उसके अलावा पर्पस क्या है ब्राह्मणा का, तो मकसद क्या है कि जो यज्ञ या फिर रिचुअल्स निभाने होते थे उस समय पर, तो उस सब के जो तरीका था वो ब्राह्मणा के अंदर मेंशन था। और कंटेंट उसके अंदर कंडक्ट लिखा है कि किस रिचुअल को करते समय क्या आपको जो है वो अनुष्ठान और बलिदान करने होंगे, वो सब जो है वो कहाँ लिखा है, वो लिखा है इसके अंदर, ब्राह्मणा के अंदर। ठीक है, तो दे आर एडिशनल टेक्स्ट अदर देन वेदास। उसके अलावा अत्रेय ब्राह्मणा क्या है, अत्रेय ब्राह्मणा और तैत्रेय ब्राह्मणा, ये ब्राह्मणा के एग्जाम्पल हैं। हर वेद के अपने ब्राह्मणा हैं, वो ब्राह्मणों ने जो उनका इंटरप्रिटेशन दिया है, वैदिक रिचुअल सेक्रीफाइसेस कैसे निभाए जाएंगे, वो सब इसमें है, और इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। वैदिक परंपरा में तो इनके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे रिचुअल्स को निभाया जाना है, वो सब इसके अंदर है, ये इनकी वैदिक सिग्निफिकेंस है। अब आ जाते हैं उपनिषद पे। तो मैंने 2 बताए ना आपको, एक तो ब्राह्मणा और उपनिषद, जो बिल्कुल वेदों पर ही आधारित है। अब उपनिषद की बात कर ले, तो उपनिषद में फिलोसॉफिकल जो है जो एंगल है, देखो ब्राह्मणा में क्या था, सिंपल रिचुअल्स आर रिटन इन ब्राह्मणा, एंड जो मेटाफिजिक्स की बातें हैं, फिलोसॉफिकल डेप्थ की बातें, दे आर रिटन इन उपनिषद। ऑल्दो उन्हीं ब्राह्मणों ने या जो इंटरप्रिटेशन की है उस महाकाव्यों की, जो वेद जो ओरिजिनल महाकाव्य हैं उनकी जो इंटरप्रिटेशन की है, उसमें से निकल के आता है आपका उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद आर दे आर रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो वो उसके अंदर है, और इसके अंदर स्पिरिचुअल एसेंस है जो वेदों का, तो वो इसके अंदर है। स्पिरिचुअल एसेंस कहाँ है, वो आपका उपनिषदों के अंदर है। इसके अंदर डायलॉग्स हैं, एग्जाम्पल आ गए छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद, और 108 उपनिषद हैं कुल, तो वो सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ जाते हैं अरण्यकों पे। अरण्यक क्या है, अरण्यक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अरण्यक फॉरेस्ट टेक्स्ट माने जाते हैं। अरण्यक क्या माने जाते हैं, फॉरेस्ट टेक्स्ट। अरण्यकों के बारे में आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो, अरण्यक ये माना जाता है, वो डायरेक्टली तो वेदों पर आधारित नहीं है, बट उस समय एक व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी उस समय पे, जो आश्रम व्यवस्था थी, उसमें आश्रम व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई थी। जहां पहले चरण में जो व्यक्ति है अपने पहले जीवन के पहले चरण में, शुरुआती चरण में, वो शिक्षा हासिल करने के लिए जो है वो जाता है, और उस समय पर जो है आप ये कह लीजिए कि जो उसकी व्यवस्था होती है उससे आगे बढ़ के वो आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो पहला जो चरण है उसमें वो सन्यासी का जो है वो भेष धारण करता है, और उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम की तरफ प्रवेश करता है। तो फर्स्ट स्टेज इज सन्यासी व्यवस्था, एंड देन सेकेंड कम्स द गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद देन थर्ड इज जब अब उसके अंदर जो है वो पार्शियल रिटायरमेंट होता है फिर। ठीक है, तो जो पार्शियल रिटायरमेंट है वो थर्ड स्टेज में होता है, और उसके बाद फिर चौथी स्टेज में जो है वो पूरे तरीके से
जो है संसार से जो है वो किनारा कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं। पहले शिक्षा, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी स्टेज में जाते हैं, फिर उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्ड एंड वर्ल्डली एंडेवर्स, और उसके बाद फिर कंप्लीट रिटायरमेंट जो हो गया, तो वो फाइनल स्टेज हो गया। अब ये 4 स्टेज जो है, उसमें तीसरी और चौथी स्टेज में जो लोग हैं, उन्होंने जो अपनी एक्सपीरियंसेस से, तीसरी और चौथी स्टेज के जो लोग हैं, सन्यासी वर्ग, या फिर जो सब कुछ त्याग चुके हैं, जो मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ चुके हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उन्होंने कुछ किताबें जो है वो रचित की या बनाई, जिन्हें अरण्यक कहा जाता है। ये वन में रहने वाले लोग या सेजेस, इन्होंने जो नॉलेज अपनी ट्रांसफर की, जिसमें मॉरल्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, एथिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, वो है अरण्यक। ठीक है, अब अरण्यक डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू वेदास बट बेस्ड ऑन वैदिक नॉलेज, तो इसलिए एडिशनल वैदिक टेक्स्ट में इसको रखा जाता है, और ये भी संस्कृत में रचित है। तो ब्रह्मणा, अरण्यक और उपनिषद तीनों ही आपको संस्कृत में मिलेंगे। अब पोस्ट वैदिक काल में संस्कृत का आगे देखें तो पोस्ट वैदिक काल में संस्कृत में क्या होता है? पोस्ट वैदिक पीरियड में पुराण रचे गए, हम जानते हैं। पुराणों में हम 3 तरीके के पुराण जानते हैं। देखो, पुराणों में 3 महादेव हैं, 3 त्रिदेव हैं, जो जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा, उन तीनों पर आधारित कुछ पुराण हैं, और तीनों से रिलेटेड आधार ये पुराण मौजूद हैं। जैसे जो सात्विक पुराण है वो भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं, राजसिक जो पुराण है वो भगवान ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं, और तीसरे तामसिक जो पुराण है वो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 तरीके के हमारे पास जो है वो पुराण मौजूद हैं। अब इसमें एग्जाम्पल, जो सात्विक पुराण है उसमें भागवत पुराण हो गया, और अगर हम राजसिक पुराण कहें तो उसमें आ गया आपका ब्रह्म पुराण, ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरा यहाँ शिव पुराण हो गया। तो वो हमारे एग्जाम्पल हैं तामसिक पुराण के, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि जो फोकस होता है, अगर हम जो बात करते हैं सात्विक पुराण, तो उसमें भगवान विष्णु, उनके अवतार और उनके अलग अलग जो है, जो उनके अलग अलग स्वरूप रहे, उनके बारे में बखान उसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो वो सारे पुराण जितने भी हैं, तो ये आपको ऐसे मिलेंगे 5, 6 और 7। तो ये 5 आपको जो है वो सात्विक पुराण मिलेंगे, 6 नंबर में है राजसिक पुराण, और 7 हैं तमस पुराण। तो ये तीनों आपको मिलेंगे, और इसमें सब में क्या है कि अगर हम बात करते हैं सात्विक पुराण, तो भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों को, उसकी कहानियां उनसे जुड़ी हुई और उससे जुड़े हुए ये टेक्स्ट है। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मा जी को माना जाता है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, तो जितने भी जो पुराण है जो भगवान ब्रह्मा से जुड़े हैं, तो उसके अंदर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, जीनोलॉजी इत्यादि ये सब चीजें जो है वो डिस्कस की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा आखिर में जो हम बात कर लेते हैं भगवान शिव से जुड़े हुए जितने भी जो है वो तामसिक पुराण है, इनके अंदर भगवान शिव की स्टोरी और भगवान शिव के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। और इसके अंदर के अगर एक्चुअली जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा इज रिलेटेड टू द जेनेसिस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड Vishnu is the origin, is the one who will run this world, and the one who will finish this off or finish the world off will be Shiva. तो इसीलिए जो आप ये कह लीजिए कि आखिरी जो डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा जो आप ये कह लीजिए कि उसके अलावा सुप्रीम गॉड जिनको माना जाता है, तो वो शिवा है। उनके इनकारनेशंस, उनके कॉस्मिक रोल्स और रिचुअल्स उनसे जुड़े हुए, वो सब इन पुराणों में है, ठीक है। ठीक है, अब उसके अलावा अब और संस्कृत की किताबें बाकी हम देख लें, तो उसके अलावा और कौन कौन से संस्कृत टेक्स्ट हैं बाद के पोस्ट वैदिक पीरियड के। तो इसमें अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र चाणक्य की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आपको राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमिक्स पे, अर्थशास्त्र पे, साथ ही मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बहुत डिटेल में इसमें आपको मिलेंगी, और ये संस्कृत के एक बहुत डिटेल्ड ट्रीटाइज में से माना जाता है। साथ ही अगर हम बात कर लें कामसूत्र की, तो कामसूत्र ये इट डिपिक्ट्स लव एंड सोसाइटी, तो उसको दर्शाता है। वात्सायन की रचना है, ये भी संस्कृत में है, और इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन
मैन एंड वुमेन, और साथ ही में सोसाइटी के साथ जो है वो पूरा जो रिलेशनशिप है उसको ज्यादा जो है वो महत्व दिया गया है इसके अंदर, कामसूत्र के अंदर। तो ये भी एक संस्कृत टेक्स्ट है। तो डिफरेंट जॉनर्स है इसके अंदर, आप समझो संस्कृत के अंदर डिफरेंट जॉनर्स है। एक और जॉनर है, आप ये देखें कि धर्म एंड लॉ। तो इसके ऊपर भी हमारे पास जो है वो संस्कृत में टेक्स्ट मौजूद है, जैसे मनुस्मृति। मनुस्मृति इसके अंदर लॉ, एथिक, कोड्स वो सब इसके अंदर मेंशन है, और डिफरेंट सोशल जो क्लासेस हैं उनके लिए कंडक्ट है सोसाइटी में, वो सब इसके अंदर दिया गया है। इवन डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट कंडक्ट इज मेंशन, तो वो सब इसके अंदर मेंशन है। और सेंट्रल आइडियोलॉजी शायद जो हिंदू आइडियोलॉजी है, बेसिकली हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट है, वो मनुस्मृति और ऐसी स्मृतियों पर ही आधारित है। ठीक है, उसके अलावा पोएट्री और ड्रामा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास गुप्ता पीरियड में हुए एक महान कवि, पोएट। ये माना जाता है कि इनके वर्क्स तो इतने ज्यादा हैं कि ये समझा भी जाता है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में ये सारी किताबें नहीं लिख सकता, या दीज वर्क्स कैन नॉट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन, तो ये समझा जाता है। तो क्लासिकल ड्रामा है अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें दुष्यंत और शकुंतला की एक स्टोरी है जो डिपिक्ट की गई है, और उसमें द टेक्स्ट इज नोन फॉर इट्स लिरिकल ब्यूटी। लिरिकल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, अपने सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा हाँ, नेक्स्ट इज राजतरंगिणी। मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट क्लास में कि कल्हान ने ये ऐसा ग्रंथ जो शायद इतिहास का सबसे सही सटीक वर्णन भारत के संदर्भ में करता है, वो राजतरंगिणी है। 11वीं शताब्दी में कश्मीर में लिखा गया है ये वर्क, हिस्टोरिकल नैरेटिव बनाने में हमें बहुत मदद करता है। साथ ही न्याय सूत्र, फिलॉसफी और नॉलेज, गौतम ऋषि के द्वारा ये फिलॉसफी लिखी गई, और ये भी हमें जो है न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी का आधार देते हैं। और क्या है वो फिलॉसफी, वो हमें यहीं से पता लगती है। तो फिलॉसफी भी हो गया, ये सब अलग अलग जॉनर्स जो हैं वो संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं हम बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर पे। देखिए, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, इसमें ऑल्दो हमने ये देखा कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आए तो दे केम इन द लाइमलाइट बिकॉज दे हैड सम डिफरेंट आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ अलग विचार थे उनके, इसीलिए जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था लेटर वैदिक काल में, जहां पर सोसाइटी में एक ऐसा जो है वो अपहेवल देखने को मिल रहा था कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी, और लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो उस समय पर बहुत ज्यादा ही जो है वो दबा कुचला महसूस कर रहे थे। तब इस दौर में दो नए धर्मों का उदय हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म, दो नए धर्म बन के उभरे। अब ये जो नए धर्म थे, इन्होंने भाषा भी जो है वो नई जो है अपनाई, जो शायद आम जनमानस की भाषा थी। इसीलिए पाली और प्राकृत जैसी भाषाएं जो हैं वो ज्यादा पॉपुलर हुई बजाय कि संस्कृत के, जो ये समझा जाता था जो ब्राह्मणों की जो लैंग्वेज है, या ब्राह्मणिकल लैंग्वेज जिसको समझा जाता था। इसीलिए फॉर दिस पीरियड व्हेन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर टेकिंग अ राइज, इस समय पर संस्कृत लिटरेचर केम डाउन अ पेडेस्ट्रियम। तो एक आप ये कह सकते हैं कि एक सीढ़ी वो नीचे आया, और यहाँ पर पाली और प्राकृत लिटरेचर जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम पिटका, ऑल थ्री आर रिटन इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑल थ्री आर रिटन इन पाली लैंग्वेज, तो ये देख लो, तो ऑल थ्री आर रिटन इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, तो विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम पिटका तीनों ही पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तीनों में डिफरेंट चीजें, जैसे आप ये बात करें तो अगर आप विनय पिटका की बात करते हैं तो इसमें रूल्स एंड रिचुअल्स एंड रेगुलेशन फॉर मॉन्क्स है, जो बुद्ध धर्म से जो मॉन्क जुड़ते हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन यहाँ पर मेंशन्ड है, और इसके अंदर मोनेस्टिक लाइफ कैसे जीनी है उसके लिए नियम जो है वो डिटेल में बताए गए हैं। तो ये उसकी जो है सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा इसके अंदर और जो दूसरा टेक्स्ट है आपका सूत पिटका। अब सूत पिटका की बात करते हैं। देखो, जहां हमने पहले में देखा कि यहां पर रूल्स दिए, इसके अंदर डिस्कोर्सेस दिए, ऐसे मुद्दे, सांसारिक मुद्दे जिनके ऊपर जो है वो गहन, आप ये कह लीजिए कि जिसके ऊपर जो है वो एक डिस्कोर्स हो सकता है, जिसके ऊपर जो है एक गहन चिंतन किया जा सकता है। ऐसे मुद्दों पर जो है वो बेसिकली जो प्रकाश डालता है क्या, हमारा सूत पिटका।
मोरालिटी इसके अंदर है और भगवान बुद्ध की टीचिंग्स भी इसके अंदर जो है। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी के लिए है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की समझ देने के लिए जो है इस ग्रंथ को रचा गया है। तीसरा अभिधम पिताका, इसमें भी फिलॉसफी, साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स है। इसके अंदर भी एथिकल थॉट्स हैं बट हायर डिस्कोर्स के, ज्यादा गहन चिंतन वाले विषय, फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स जो भी है वो सब आपको अभिधम पिताका में मिलेगा। और ये सबसे लेटर कंपाइलेशन है इन 3 बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से, ठीक है। और ये सब किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए हैं, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज जैन लिटरेचर। अब जैन लिटरेचर में आ जाए तो जैन लिटरेचर में अंग, उपंग और छेदी सूत्र है। ऑल दीज आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब जैन लिटरेचर में शुरू में अंग, जो सबसे प्रमुख टेक्स्ट माने जाते हैं, सबसे या बेसिक टेक्स्ट माने जाते हैं, जैसे अगर आप वैदिक परंपरा में वेदास आर द बेसिक टेक्स्ट, तो ऐसे ही जैन परंपरा में अंगास आर द बेसिक टेक्स्ट। और इसके अंदर जो है वो कहते हैं कि इनकी कंपाइलेशन वल्लभी गुजरात में हुई थी और ये मेन कैनोनिकल लिटरेचर यहीं से जो है वो उभरना शुरू होता है, इसी पर बेस्ड है बाकी के जैन आइडियाज और फिलॉसफी, तो वो उसका आधार यही है। तो ये फिलॉसफी, एथिक्स, ये सब आइडियाज जो है वो जनरल आइडियाज वो इसी किताब से आते हैं या इसी प्रमुख ग्रंथ से आते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं उपंग। उपंग आर नोन एज द सप्लीमेंट्स ऑफ अंगास, तो सप्लीमेंट्स है, एडिशनल टेक्स्ट है जो उसके और आगे, जैसे हम अगर ये कहें कि जो काम वैदिक लिटरेचर में आगे वेदों के साथ ब्राह्मणा और उपनिषद का है, वही काम यहाँ पर जो है वो उपंगों का है, जो अंगों के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर डॉक्ट्रिन्स है जो और टीचिंग्स है जो जैन रिलीजन की और जैन तीर्थंकरों की, वो सब इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा फिर छेदी सूत्र, मल सूत्र जैसे टेक्स्ट है। इसके अंदर मॉन्क्स और नन्स के लिए जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस हैं कि जो उनको फॉलो करने हैं एक मॉन्क लाइफ के अंदर, और एक आम जो है अगर आप ले डिसाइपल हैं जैन धर्म के तो उसके लिए क्या लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो सब है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा छेदी सूत्र के अलावा मूल सूत्र मैंने बताया, इसके अंदर आप जैन मोनेस्टिक ऑर्डर में डेली प्रैक्टिसेस क्या होंगी वो मूल सूत्र में है। उसके अलावा जैन लिटरेचर में हरिभद्र सूरी की कुछ रचनाएं हैं जो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में हमें मिलते हैं। तो उसमें आप ये देखें कि तो इसके अंदर जैन डॉक्ट्रिन्स है, जैन परंपराएं हैं, उनके बारे में बताया गया है। साथ ही इंटररिलीजियस डिबेट, एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो इंटररिलीजियस डिबेट है धर्म के बीचों में, जो आप ये कह लीजिए कि एक डायलॉग और डिबेट के विचारों को लेके, वो इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है, हरिभद्र सूरी के वर्क्स में, ठीक है। उसके अलावा हेमचंद्र सूरी, इनके भी वर्क प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में, और फिलॉसफी, ग्रामर और हिस्टोरिकल राइटिंग्स इस सब में, इसमें मतलब आपको हिस्ट्री से जुड़ी हुई उस समय की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिनेरियोज वो आपको पता लग जाएंगे। साथ ही इसमें फिलॉसफी, ग्रामर, लिटरेचर, ये सब जो चीजें हैं वो इसके अंदर है, ठीक है। अब आ जाते हैं गुप्ता काल पे या गुप्ता पीरियड पे। देखिए गुप्ता पीरियड, ऑल्दो मैंने बताया ही था कि गुप्ता पीरियड वो पीरियड है जहां संस्कृत ने एक रिवाइवल देखा, शायद इसको गोल्डन एज ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं। इस समय पे सभी आर्ट्स, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, सब चीजें जो हैं वो अपने पीक तक पहुंची थी। दैट्स ऑल बिकॉज ड्यू टू गुप्ता पेट्रनेज। गुप्ता राजाओं ने जिस तरीके से उन चीजों को बढ़ावा दिया, जिस तरीके से उसके लिए जो है वो उन्होंने पेट्रनाइज किया, फंडिंग दी, तो इसकी वजह से ये सभी कलाएं जो हैं वो संपूर्ण रूप से उभर के बाहर आई। अब इसमें है क्या क्या, अब देखना डिफरेंट जॉनर्स में जो है वो लिटरेचर, साहित्य रचा गया। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि देखिए जैसे कालिदास की रचनाएं रघुवंश संस्कृत में है, ये एक बहुत ही एपिक पोएम है, मतलब एक महाकाव्य है आप ये कह लीजिए। इसमें रघुकुल के सभी राजाओं की एक लीनेज बताई गई है काव्य के तरीके से या कविता के तरीके से, ठीक है। और साथ ही में यह भी बताया गया कि कैसे वो राजा जो है उनका इतना भव्य राज्य को चलाते थे, तो पॉलिटिकल ग्रैंड्योर उनकी दिखाता है, ठीक है। और साथ ही में लेगेसी दिखाता है कि कैसे
वो जो है उनकी वैल्यूज वो पास ऑन करते गए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो सब पोएटिक सेंस में रघुवंश में आपको मिलेगा। ये कालिदास की एक प्रमुख रचना है। फिर ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम मैंने बताया था, ये तो इसमें एक राजा दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी है, और ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इमोशनल डेप्थ के लिए, लिरिकल ब्यूटी के लिए जानी जाती है ये एक रचना अभिज्ञान शकुंतलम, जिसे शकुंतला नाम से भी जाना जाता है। एक ड्रामा है, एक्चुअली एक ड्रामा है जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा। एक और एपिक पोएट्री है कुमार संभव, ठीक है, ये भी कालिदास की रचना है। इसके अंदर भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय के बारे में ये किताब है, और कैसे भगवान शिव और देवी पार्वती का जो परिणय हुआ और उसके बाद फिर उनके पुत्र का जन्म और उनके लाइफ की स्टोरी इसके अंदर है। तो कुमार संभव, ठीक है, अपनी रिच ब्यूटी, माइथोलॉजी और फोकलोर जो सबका एक जो जुड़ाव है वो आप देखेंगे इस पोएट्री के अंदर, जिसे कुमार संभव कहा जाता है। फिर विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमें एक बहुत बड़े होराइजन में जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स तक को जो है वो जानने में मदद करता है। जैसे मुद्रा राक्षस अगर हम इसकी बात करें तो एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो ऑल्दो लिखा तो गया है गुप्ता पीरियड में, बट उससे पहले मॉडर्न पीरियड का इंसाइट देता है। मॉडर्न पीरियड के बारे में समझने में, उस समय की हिस्ट्री रीड्रॉ करने में, उस समय का सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रीड्रॉ करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियड के बारे में सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही जिस पीरियड में लिखा गया गुप्ता पीरियड के बारे में भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता है, ठीक है। तो ये सब संस्कृत के वर्क्स हैं गुप्ता पीरियड में लिखे गए। अब आगे नेक्स्ट इज, आप कुछ इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है, तो जैसे आप देखेंगे इलाहाबाद के पिलर्स पे वहां संस्कृत भाषा में कुछ लाइनें लिखी गई हैं। प्रयागराज इंस्क्रिप्शन हम इन्हें कहते हैं, या तो ये भी क्या है कि यहाँ पर राजा समुद्रगुप्त की प्रेज लिखी गई है। तो ये हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन भी जो है वो लिटरेचर का हिस्सा है, उसके अंदर भी जो है कुछ काव्य के तौर पे जो है वो लिखा गया है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामा मृच्छकटिका शुद्राका के द्वारा रचा गया, ये भी एक प्ले है, और इसमें वैसे मृच्छकटिका क्या होता है, एक टॉय कार्ट होती है। बड़ा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे शुद्राक ने किया, जो लिरिकल सेंस में भी अगर हम कहें। उसके अलावा इसके अंदर इंडियन सोसाइटी का बड़ा अच्छा जो है वो पोर्ट्रेयल किया गया उस समय की, ठीक है। तो ये सब हमें जानकारी देता है क्या, मृच्छकटिका उस समय के बारे में। नेक्स्ट, संस्कृत में हमें मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए टेक्स्ट भी मिलेंगे, जैसे आर्यभट्टियम। आर्यभट्टा के द्वारा लिखा गया संस्कृत टेक्स्ट है। मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी की हमें बड़ी डिटेल्ड यहां से जानकारी मिलती है। कॉन्सेप्ट्स लाइक जीरो एंड सोलर सिस्टम, हाउ द सोलर सिस्टम वर्क्स, तो उसके बारे में जानकारी हमें इस किताब से मिलती है। और इंडियन मैथमेटिक्स की डेवलपमेंट में इस ग्रंथ का जो है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है, और साथ ही में एस्ट्रोनॉमी की समझ जो गुप्ता पीरियड में डेवलप हुई उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई किताबें हैं, बृहद संहिता बरामीर के द्वारा लिखी गई है, ये भी संस्कृत भाषा में। इसके अंदर प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है, और उसकी मूवमेंट कैसे होती है, कैसे बदलती है, और कैसे उसका जो है असर पड़ता है, वो सब इसके अंदर डिटेल डिस्कशन है। तो एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिसिन, एक और जॉनर है मेडिसिन। इसमें हमारे पास दो हैं, सुश्रुत और चरक। तो ये सुश्रुत संहिता और चरक संहिता संस्कृत में रची गई, दोनों हमें मेडिकल के ऊपर ट्रिटाइज मिलते हैं, और दोनों में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो हमें नॉलेज मिलती है मेडिकल साइंस के बारे में, ठीक है। तो और मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बन जाता है ये संस्कृत का टेक्स्ट, ठीक है, सुश्रुत संहिता एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद चरक संहिता। तो उसके अलावा फिलॉसफी, न्याय सूत्र जो मैंने बताया था गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया, तो इसके अंदर हमें फिलॉसफी या उनका न्याय दर्शन समझने में जो है वो मदद मिलती है। तो ये बेसिकली लॉजिक के ऊपर है, एक डिस्कशन है, डायलॉग है उसके अंदर, और साथ ही में डिबेट है। तो वो सब हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, न्याय सूत्र के अंदर। तो ये हो गए गुप्ता पीरियड तक के हमारे टेक्स्ट, और
कैसे जो है वो लिटरेरी एवोल्यूशन हमने देखा समय के साथ, वो हमने आज डिस्कस किया। इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद वेदास, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बाकी का भारतीय साहित्य हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के जरिए आपको काफी क्लैरिटी आई होगी और ये समझ में आया होगा कि इंडियन लिटरेचर हैज इवॉल्व विद सच ब्यूटी एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस वर यूज्ड। अब आगे चल के हम ना और भी देखेंगे, और डाइवर्सिफिकेशन होगा और मल्टीपल लैंग्वेजेस में साहित्य बनते हुए हमें दिखेगा। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। जय भारत, जय हिंद।